नहीं नहीं, दूसरे लेसन का, मोशन इन अ प्लेन का। इससे पहले एक आता है Yes. मोशन इन अ प्लेन, यस यस Yes. उसका लेंगे और फिर इसका करेंगे। ठीक, सबसे पहले मोशन इन अ प्लेन ही होना चाहिए एंट्रेंस में। तो चलो एक काम करते हैं, आज के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। आज भी मुझे कुछ 5-6 न्यूमेरिकल्स करवाने हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, और यूजुअली जब आप पहली बार करते हो ऐसे न्यूमेरिकल्स तो उसमें डाउट आता है। आज मैं वो कर देता हूँ। देखो स्टूडेंट, ये पहला क्वेश्चन है और ये डायग्राम भी है उसका। एक देखो अच्छे से, क्वेश्चन रीडेबल है कि मुझे डिक्टेट करना पड़ेगा? रीड कर सकते हो खुद ही? Readable है sir. Available है सर। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो और डायग्राम बना दो। सर वो 2 मिलीसेकंड है कि माइक्रोसेकंड? 2 मिली सेकेंड है वो, MS लिख दो आप, स्मॉल m और बड़ा S। मिली सेकेंड है वो। एक्चुअली में S भी छोटा ही लिखो चलेगा, मिली सेकेंड में जो S होता है छोटा ही होता है वो। M भी छोटा है, S भी छोटा है, दोनों लिख दो। हाँ, बहुत फास्ट भी नहीं करना है बट लेकिन बहुत स्लो भी मत करो, थोड़ा अपना एवरेज स्पीड रख के चलो। डायग्राम भी हो गया? Yes. ठीक है, देखो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक्चुअली। सी, देखो ये सिचुएशन जो आपने क्वेश्चन में पढ़ा होगा, आई एम श्योर राइटिंग के टाइम पे आपने पढ़ा भी होगा। एक सिंपल सिचुएशन है जो आप इमेजिन कर सकते हो। सपोज आपके पास एक बॉल है, रबर का या प्लास्टिक का कोई भी। बॉल को जब अपने वॉल पे मारते हैं तो आपको मालूम है बॉल ऐसे रिबाउंस हो जाता है और टप्पा खा के वापस आ जाता है, जैसे यहाँ पे हो रहा है। लेकिन ये भी आपको मालूम है कि जो बॉल है वो डेफिनेटली जब बॉल को टच करता है तो बॉल पे फोर्स भी एक्सर्ट करता है, बराबर? तो हमें आज वो क्या कैलकुलेट करना है? फोर्स कैलकुलेट करना Yes. है, यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ। देख के बताओ, ये क्वेश्चन ऐसे पहले किया है क्या कभी? नहीं ना, ऐसे सेम तो नहीं No. किया। No. ठीक है, देखो इसमें कैसे करना होता है मैं बताता हूँ। देखो एक्चुअली में एक बात है, जो 60 डिग्री एंगल दी हुई है वो वॉल के साथ बन रही है। जब आप Yes. वो जब आप वो पढ़ते हो, रिफ्लेक्शन पढ़ते हो, तो उसमें इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाले। Yes. ये होनी चाहिए ना। एक काम कर देना, मैं इसको, ये कितनी होगी आपके हिसाब से, 30 डिग्री होगी कि नहीं? 30 30 यस degree. 30 Yes. 30 degree. हाँ, लिसन लिसन, मुझे मालूम है ये 30 होगी, बिल्कुल सही है 30 होगी। लेकिन आज है ना, मुझे एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करनी है, जनरल, ताकि वो आप बाद में MCQ में भी वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो अभी इधर 30 है, लेकिन मैं 30 नहीं लिखता हूँ, मैं इसको थीटा लिखता हूँ। देखो थीटा लिखा है, बाद में आप थीटा की Yes. वैल्यू हाँ, बाद में आप थीटा की वैल्यू 30 पुट कर देना ना, उसमें क्या हो गया? ऐसा कर सकते हैं कि पहले थीटा ले लें और बाद में थीटा को 30 पुट करें, तो फिर चलेगा ना? Yes. Yes. ठीक है, Yes sir. चलेगा. अब देखो, चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो ये देखो, बॉल का मास m है। सब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है ना, जो आपको ऐसे 5 मीटर पर सेकंड गिवन है, वो इनिशियल वेलोसिटी को मैं u लिख देता हूँ। ये देखो u, ठीक है। अब तो इसका मोमेंटम पता है कितना हुआ इस बॉल का? इसका जो मोमेंटम हुआ वो m इंटू यू हो गया, ऐसा। ये m इंटू यू क्या है? मास इंटू वेलोसिटी ना, तो ये मोमेंटम है इसका। अब होता क्या है कि इसकी जो वेलोसिटी है ना, या ये जो मोमेंटम है mu, मोमेंटम को तुम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करो, एक ऐसा और एक ऐसा। मोमेंटम को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करो। अब थोड़ा सोच के देखना, ये एंगल दिख रहा है, थीटा ये कितनी होगी? है थीटा थीटा। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आप समझ गए ना, थीटा ही होगी। तो यस ये जो कंपोनेंट Yes. होगा, वो कंपोनेंट होगा mu cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट। और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो होगा mu sin Sin थीटा। theta. देखो अगर आप खाली वेलोसिटी को रिजॉल्व करो या भले मोमेंटम को रिजॉल्व करो, दोनों चलता है। मोमेंटम और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम ही होता है।
जो मोमेंटम था ना एमयू को मैंने रिजॉल्व किया दो पार्ट्स में, एमयू cos थीटा और एमयू sin थीटा। ठीक है, हाँ। तो अभी देखो ये आपके Yes. डायग्राम तो समझ में आ गया। हाँ, अब क्वेश्चन में देखो ये लिखा है कि जो बॉल है ना वो रिबाउंस हो रहा है, टप्पा खा रहा है, लेकिन सेम स्पीड से रिबाउंड हो रहा है। ये देखो मतलब इसकी देखो स्टार्टिंग में मैंने स्पीड इसकी यू ली है, तो रिफ्लेक्शन के बाद भी इसकी स्पीड यू ही रहेगी ना। ये देखो Yes. इसका मोमेंटम फिर से एमयू ही Yes. रहेगा। इसका मोमेंटम कितना रहेगा फाइनली एमयू, लेकिन डायरेक्शन बदल जाएगा ना। अभी मोमेंटम का डायरेक्शन देखो अलग है। तो अभी इसको आप रिजॉल्व करो, इसमें भी देखो ये एंगल थीटा होगी, ये वाली देखो ये। तो ये जो कंपोनेंट है वो Yes, होगा समझा। यू cos थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा एम यू साइन थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे रिजोल्यूशन करना होता है। अब ध्यान से देखो, सपोज ये डायरेक्शन को मैंने एक्स एक्सेस ले लिया, ये देखो यूजुअली आप ऐसा ही करते हो, और ये डायरेक्शन को वाई ले लिया, दिख रहा है, यूजुअली ऐसे होता है। Yes. तो अब जो इसका इनिशियल मोमेंटम है ना, देखो मैं इधर लिख रहा हूँ P1 मतलब इनिशियल मोमेंटम, बॉल का इनिशियल मोमेंटम, उसको देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। उसके कंपोनेंट्स क्या है, एक है कंपोनेंट एमयू cos थीटा कंपोनेंट है, और दूसरा MU कंपोनेंट sin theta. MU sin. MU sin theta. लेकिन ये कंपोनेंट्स हैं। देखो ये जो एमयू cos थीटा कंपोनेंट है ना वो अलोंग एक्स एक्सिस है, तो मैं इसको आई कैप लिखूं, और जो एमयू sin थीटा कंपोनेंट ये वाला ये अलोंग वाई एक्सिस है। Y axis J cap. J. J cap. ये अभी ये प्रॉपर वेक्टर हो गए, और इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, मतलब इन दोनों का जो एडिशन होगा, Head. दैट इज टोटल मोमेंटम P। देखो ये जो दोनों है, ये ध्यान से देखो, ये दोनों मोमेंटम के कंपोनेंट्स हैं। या इसको उल्टा मैं बोलूं कि इन दोनों कंपोनेंट्स का सम कौन होगा, मोमेंटम होगा। फिर से P1 को ऐसे लिख सकते हैं, समझा। ये इनिशियल मोमेंटम है। अब देखो फाइनल मोमेंटम कोलिजन के बाद जो बॉल का मोमेंटम हो गया, कोलिजन के बाद वो P2 है ना। बॉल का अगर देखो मैं Yes. फाइनल मोमेंटम देखो, फाइनल मोमेंटम भी वही है। कौन से दो कंपोनेंट है, एमयू cos थीटा और एमयू sin थीटा। MU And sin. MU sin theta. Minus MU cos theta. यस, ये जो एमयू cos थीटा ना, ये देखो अलोंग नेगेटिव Minus एक्सिस negative axis. Negative y axis. Minus. Minus J cap. माइनस आई कैप के फॉर्म में लिखा Minus है। I cap. लेकिन जे कंपोनेंट जो वर्टिकल कंपोनेंट है, जो वाई एक्सिस की Same तरफ है, है. same है क्या? Plus. Plus. ये हो गया। तो देखो इससे भी आप लोग है ना चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं बॉल का। ये मोमेंटम जो आपने लिखा है बॉल का ही लिखा है, डीपी मतलब चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कैसे मिलता है, P2 माइनस P1 करके, इसको बोलते हैं ना चेंज इन मोमेंटम। हाँ, तो देखो Yes. ये आपके सामने देखो ये P2 है और ये माइनस P1। सोचो अब मैं P2 में से अगर P1 सब्ट्रैक्ट किया, तो मालूम है ये एमयू साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा एक्चुअली। Yes. 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 P2 में से MU cos सब्ट्रैक्ट करोगे theta. तो एमयू साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। एक्चुअली में ऐसा होगा, माइनस एमयू cos थीटा आई कैप, उसमें से माइनस करेंगे एमयू cos थीटा आई कैप। एक्चुअली हम करो अच्छे से, ये ऐसा है माइनस 2 एमयू cos थीटा आई कैप आएगा। सब्ट्रैक्शन तो नहीं सिखाने पड़ेगा ना, सब्ट्रैक्शन तो आता है। P2 आता ये है. है, इसमें से P1 सब्ट्रैक्ट करो तुमको ये आने वाला है। अब ये क्या पता है, इट्स अ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। ठीक है, बॉल का चेंज इन मोमेंटम है। अभी मोमेंटम क्यों चेंज हुआ है पता है, क्योंकि बॉल ने उसके ऊपर फोर्स लगाया बॉल को। देखो बॉल जब स्ट्राइक करेगा बॉल के साथ, तो आपको मालूम है बॉल उसके ऊपर फोर्स लगाएगी। न्यूटन का सेकंड लॉ यही कहता है कि अगर बॉल पे फोर्स लगेगा फ्रॉम द बॉल पे अगर फोर्स लगेगा तो बॉल का मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो वो हुआ है यहाँ पे, ये चेंज इन मोमेंटम इतना निकला। अब आपको न्यूटन का सेकंड लॉ याद है ना, F इज इक्वल टू डीपी अपॉन dt, Yes. याद है? ये डीपी अपॉन dt को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ Rate of change of Rate of momentum. change of moment. अगर ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, अगर ये बॉल का है, बॉल का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल रहे हो, तो ये फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल हो जाएगा। अगर ये Yes. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है ये तुम वॉल का लोगे, तो फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल मिल जाएगा फिर। ठीक है? तो अभी फिलहाल इससे ही चलते हैं। माइनस डीपी क्या लिखोगे, तो माइनस डीपी की वैल्यू कितनी है, माइनस 2 एमयू cos थीटा। Minus 2 MU cos theta I cap. dt टाइम है क्या, dt वो टाइम है जितने टाइम तक ये फोर्स लगा है, या जितने टाइम में Yes. मोमेंटम चेंज, Yes. Yes. कितने टाइम तक फोर्स लगा होगा, 2 millisecond. 2 milliseconds. कितने टाइम तक कांटेक्ट था ना बॉल और बॉल के बीच में,
तो टाइम आप Yes. 2 मिलीसेकंड लोगे, 2 मिलीसेकंड मतलब 2 into 10⁻³ ठीक है। अब देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, माइनस तुमको रखना है तो रख सकते हो, mu cos थीटा इंटू 10⁻³ ऊपर जाएगा आई कैप। अब तो देखो वैल्यूज डालनी है और आंसर निकालना है, वो हो जाएगा, लेकिन मुझे इसमें मेन सिखाना क्या है वो बता देता हूँ। ये जो डीपी मैंने निकाला, डीपी की देखो मैंने जनरल फॉर्मूला निकाल ली है। डीपी की फॉर्मूला है -2mu cos थीटा। तो ऐसे याद रखो कि जब भी कोई बॉल किसी वॉल के साथ टकराएगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो थी ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो 60 थी कि थीटा थी, एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा 60 Theta. थीटा। Theta थी. तो एज पर डायग्राम अगर मैं जाऊं तो थीटा है ना वो तो अगर डीपी जो है वो होता है 2mu cos थीटा, ठीक है, where थीटा इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये मतलब एक डीपी की जनरल फॉर्मूला मैंने बना ली, ठीक है। अब यहाँ तक बंदे को इसके बाद ना वैल्यूज डालनी है। एम मास कितना दिया है, 100 ग्राम दिया है मैंने, दिख रहा है। 100 gram. Yes. 100 ग्राम को Yes. किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो 0.1 किलोग्राम होता है। 0.1. यस, ध्यान से सुन लो, जो मास है ना 100 ग्राम, अगर उसको केजी में लाओगे तो वो 0.1 केजी होता है। तो इधर देखो स्टूडेंट, एम एम तुम लोग पुट करना 0.1 केजी। यू मतलब इसका स्टार्टिंग स्पीड जो था वो 5 मीटर पर सेकंड था क्या, यू 5 है मीटर पर सेकंड। Yes. थीटा कितना डालोगे, 30। 30. 30. और करके अब एफ निकाल 30. सकते हो ना, ये एफ निकाल सकते हो ना तुम लोग। ये फोर्स किस पे लग रहा है, बॉल के ऊपर, लेकिन माइनस आई Yes. कैप क्या इंडिकेट कर रहा है पता है, देखो माइनस आई कैप भी है। माइनस आई कैप इंडिकेट कर रहा है कि ये जो फोर्स है वो माइनस आई कैप के डायरेक्शन में है, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस के पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। नेगेटिव एक्स एक्सिस Negative. हाँ आप इमेजिन करो ना, देखो इमेजिन करो ये हैंड, ये जो है ना वॉल है, बॉल ऐसा है कि उसको हिट किया है ऐसे, तो बॉल पे जो फोर्स लगेगा वो ऐसा लगेगा ना इधर, Yes. नेगेटिव लगेगा ना, इसलिए वो माइनस आई कैप आ रहा है। माइनस आई कैप फोर्स का डायरेक्शन बता रहा है। पूरा क्वेश्चन समझे अभी, Yes. 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 पूरा लिख लो। ओके, लास्ट में वैल्यूज पुट करो, आप लोग प्लीज खुद वैल्यूज पुट करो, आंसर निकालो जल्दी करो। डायग्राम में जो रेजोल्यूशन किया वो कर लो आप लोग भी। ये हम भले चाहिए तो अलग से डायग्राम बनाओ इसके लिए फिर। अगर आप थोड़ा देखोगे तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बिलीव नहीं करेंगे बहुत सारे स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया, अगर नीट एग्जाम होता है कोई भी एग्जाम होता है, बहुत सारे मतलब जो पेपर लिखते हैं बच्चे 60-70% स्टूडेंट ये क्वेश्चन करके ही नहीं आते, बोलते हैं सर पता नहीं कैसे करना है, क्या फाइंड करना है, कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, लगता है अगर ये एग्जाम में है तो कर पाओगे क्या इतना सब। यस सर Yes. मेन ना आइडिया समझते थे फिजिक्स में, आपको आइडिया मतलब एक्चुअली क्या क्या वो समझते थे, आपने चेंज इन मोमेंटम निकालना है बॉल का, ठीक है, वो कैसे निकालना है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल करके, वो मेन आइडिया है। So 250 Newton है. I think √3/4 into 10⁻³ स्टूडेंट लास्ट में √3 भी आएगा ऑप्शन में, √3 की हाँ वैल्यू yes. रूट तो जाएगा. Root सर three आएगा. -5√3/2 into 10 Yes square sir. -500 into √3 ना, यस -500 into -5. √3/2 और ये cos 30 की वैल्यू कितनी डाली, √3/2 नहीं डाली, Root 3/2. डाला है Root 3/2 ही डाला है 3/2. सर तो अपॉन में 2 नहीं आ रहा है। आ रहा है Cancel आ रहा है. कैंसिल करेंगे ना सर 500 कैंसिल भी कर cancel. सकते हैं ना सर ठीक है, सुनो मैं बताता हूँ कैसे करना है, आई एम श्योर कर लोगे। यहाँ तक हो गया क्या नोट सबका, Yes. 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 ठीक, मैं आपको बता देता हूँ कैसे इसको फिनिश करना है, एक सेकेंड। ये देखो फोर्स कितना मिला, mu cos थीटा आई कैप ना,
m आपने 0.1 kg डाला, u Yes. 5 डाला, Yes. तो 30 इतना होता है। अब देखो 0.1 into 5 पहले मल्टीप्लाई करो, ये 0.5 हो गया ना। 0.5. 0.5. Yes. अब प्लीज सुनो, एक चीज याद रखो हमेशा, 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, एक ही होता है। Yes. Yes. 0.5 को भी आप 1/2 लिख दो, और ऑलरेडी डिनोमिनेटर में 2 है ना, तो ये √3/4 हो जाएगा इंटू 10⁻³ ठीक है। अब देखो √3 की वैल्यू होती है 1.732, मालूम है ये, डिवाइड बाय 4 इंटू 10⁻³ माइनस आई कैप भी है, तो 1.732 जो है ना वो √3 की वैल्यू है। ये तो मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1732 डिवाइड बाय 4। इसको Yes. सॉल्व करो, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो ना। 433. 433 माइनस 433 आई कैप आ रहा है, Yes. न्यूटन, इतना फोर्स लगेगा। सर मैग्नीट्यूड में लिखना रहेगा, क्या बोल रहे हो? मैग्नीट्यूड में 433 मैग्नीट्यूड है, और क्या है? देखो अगर सुनो, अगर क्या होता है, अगर फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं ना, एक आई कैप में आता है और एक जे कैप भी आता है, दो कंपोनेंट होते तो मैं उनका मैग्नीट्यूड फिर निकालता, अभी है ही एक ही कंपोनेंट, -433 आई कैप, मतलब फोर्स इतना ही हुआ ना, 433 हुआ ना। Yes. सर लास्ट में ऐसा लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू 433 न्यूटन। हाँ हाँ, एग्जाम में मैग्नीट्यूड लिख सकते हो। यस। सबको समझ गया? Yes. Yes, sir. आई होप ये क्लियर है एकदम, Yes. कोई डाउट नहीं। दूसरे क्वेश्चन पे जाए। Yes. स्टूडेंट ये है सेकंड क्वेश्चन। हाँ, डायग्राम बना लो और लिख लो पूरा। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको ना टेंशन का जो बेसिक फीचर है, टेंशन करता क्या है वो पता चलेगा आपको। टेंशन जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं वो वाला, आप जो लेते तो नहीं है टेंशन, मालूम है, जो टेंशन आदमी लेते हैं वो नहीं। यस। ड्रॉप्स में होता है, स्ट्रिंग में होता है, वो टेंशन आपने सुना है, टेंशन सबने सुना है फिजिक्स में भी, लेकिन टेंशन एग्जैक्टली क्या करता है शायद आपको अभी तक मालूम नहीं है, एग्जैक्टली कैसे वो बिहेव करता है। इस प्रॉब्लम में थोड़ा और क्लियर होगा टेंशन के बारे में। अच्छा, क्वेश्चन हो गया लिख के? Yes, sir. सिंपल है, इतना छोटा सा ही डायग्राम है, बना लो। हाँ, हो गया। ठीक, तो आई होप ये हो गया रहेगा ऑलमोस्ट। चलो, इसमें क्या लिखा है कि ये जो आपको रेक्टेंगुलर पार्ट दिख रहा है ना डायग्राम में, वो एक रोप है, एक्चुअली रस्सी है, थिक रोप है एक, ठीक है। उसका मास भी है, ऐसे रोप मासलेस नहीं है, इट हैज सम मास, ठीक है। एंड में मैं खाली याद कराना, मैं ये भी बताऊंगा इस प्रॉब्लम के बाद कि मासलेस अगर होता, रोप अगर मासलेस होती तो क्या क्या होता फिर। सिंपल है, वो भी मालूम होना चाहिए, लेकिन फिलहाल इस रोप को मास है, मासलेस होती तो हम लोग बाद में करेंगे। Sir. तो मास है और लेंथ भी है, Sir. अब इस पे फोर्स एफ लग रहा है। तो एक बार बताओ, क्या लगता है ये जो रोप है वो आगे मतलब लेफ्ट की तरफ मूव करेगी कि ये रेस्ट पे रहेगी, क्या लगता है पहले? लेफ्ट की तरफ मूव करेगी। करेगी। मूव करेगी ना। देखो मैं Yes. वही बना रहा हूँ, देखो सपोज लेफ्ट, ये जो रोप है ऐसे मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन ए,
एक्सेलरेशन क्यों होगा? क्योंकि फोर्स लग रहा है, बिना फोर्स के एक्सेलरेशन नहीं आता है, फोर्स है तो एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगी। सबसे पहले मुझे ये एक्सेलरेशन निकालनी है, बहुत ही सिंपल है इसको निकालना। देखो ये जो पूरा रोप है ना, इस पूरे रोप पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन दिस रोप, वो एफ है, एफ फोर्स लग रहा है। और इस रोप का मास कितना है? एम है। और इसकी एक्सेलरेशन कितनी है? ए है, A. A. एम ए। तो मतलब F is the external force on this, M is the mass of the substance और A acceleration। तो acceleration कितनी मिलेगी? F by m मिलेगी। देखो ये जो acceleration आपको मिली ना F by m, इस acceleration के साथ ये पूरा का पूरा जो रोप है वो लेफ्ट की तरफ बढ़ रहा है, बराबर है? हाँ। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे देखो, सपोज यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, ये देखो P पॉइंट है, दिख रहा है? P पॉइंट मैंने अंदर लिया है। अब सपोज ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस देखो, द P पॉइंट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस एंड वो x है। तो जिस एंड पे आप फोर्स लगा रहे हो ना, उस एंड से x डिस्टेंस पर P पॉइंट है, ठीक है? अब मालूम है हमको करना है कि हमको टेंशन निकालना है P पॉइंट पर। वी हैव टू कैलकुलेट द टेंशन एट P पॉइंट, क्योंकि क्वेश्चन बोला है ना कि कैलकुलेट द टेंशन एट अ स्ट्रिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द एंड वेयर फोर्स इज अप्लाइड। समझा क्या? टेंशन कहाँ पे निकालना है, कौन से पॉइंट पे निकालना है? P पे। P. क्वेश्चन तो समझा ना, ये निकालना है। क्वेश्चन मार्क दिया है, मतलब अननोन है, ये निकालना है। अब तो क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाएंगे कि टेंशन निकालेंगे कैसे। उसका टेंशन मत लो आप मैं बताऊंगा कि कैसे टेंशन निकालना है, और कुछ टेंशन की बात नहीं है। लेकिन पहले तो समझते हैं कि टेंशन यहाँ पे कर क्या रहा है, मतलब टेंशन क्यों है इधर, या क्या करेगा वो टेंशन अगर होगा इधर तो। टेंशन का काम क्या है? देखो मैं समझा देता हूँ, एक बार बताओ, ये जो पी पॉइंट आपने लिया है ना, इसके राइट साइड जो रोप है उसको देखो मैं शेड कर रहा हूँ जैसे, ये जो रोप है वो राइट साइड है ना, और पी पॉइंट की जो लेफ्ट साइड है उस लेफ्ट साइड भी रोप है। अब टेंशन होता क्या है कि टेंशन एक ऐसा फोर्स है जो राइट साइड वाले पार्ट को लेफ्ट की तरफ खींचता है और लेफ्ट वाले पार्ट को राइट की तरफ खींचता है। देखो अगर मैं ये वाला पोर्शन देखो, ये कौन सा वाला पोर्शन है? राइट साइड वाला पोर्शन है ना, Right. इसको लेफ्ट की तरफ खींचता है टेंशन। अब आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे वो टेंशन खींचता है, क्या क्या ऐसा क्या प्रूफ है कि टेंशन उसको खींचता है? मैं वो दूसरा तरीके से बता देता हूँ। ये जो छोटा सा ये पोर्शन लिया ना मैंने, ये वाला दिख रहा है, ये वाला, सपोज इस पोर्शन का मास स्मॉल है में, ठीक है? अब जब ये पूरा रोप लेफ्ट की तरफ जा रहा है, रोप आपने बोला लेफ्ट की तरफ जा रही है, तो ये जो स्मॉल एम वाला मास है, ये स्मॉल एम है, ये भी तो लेफ्ट की तरफ जा रहा है ना, ठीक है? तो इस स्मॉल एम को, जो स्मॉल एम पोर्शन है ये वाला, इसको कौन सा फोर्स लेफ्ट की तरफ खींच के लेके जा रहा है? आप बोलेंगे सर एफ लेके जा रहा है। नहीं, एफ फोर्स तो लग ही नहीं रहा है इस पार्ट के ऊपर। एफ, एक बार एफ फोर्स जो है वो पी पॉइंट पे लग रहा है? नहीं, No. No. आपने इस पॉइंट पे लगाया ना, इधर जो पॉइंट है उस पे। तो कौन सा फोर्स है जो इस राइट पार्ट को, जो ये जो एम वाला पार्ट है, इसको खींच के लेके जा रहा है? वो टेंशन है। देखो होता क्या है, टेंशन आप ऐसे मान सकते हो, टेंशन एक ऐसा फोर्स है जो राइट साइड वाले पार्ट को लेफ्ट की तरफ खींचता है और लेफ्ट साइड वाले पार्ट को भी राइट की तरफ खींचता है। टेंशन ऐसे खींचता है दोनों पार्ट्स को, इधर ऐसे Inward force. जोड़ के रखता है दोनों को। अब किसी किसी को अभी भी विजुअलाइज नहीं हो रहा होगा कि सर ये कैसे, आप क्या बोल रहे हो, दोनों लेफ्ट को राइट खींचता है, राइट को लेफ्ट। टेंशन को समझने का एक लास्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपने लोकल ट्रेन या कोई भी ट्रेन तो देखी है, ट्रेन का सपोज एक डब्बा है, सब लोकल ट्रेन सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। लोकल ट्रेन देखी है ना सबने? हाँ Yes. Yes. हाँ देखी होगी। अब एक बार बताओ, सपोज लोकल ट्रेन का एक डब्बा है और लोकल ट्रेन का दूसरा डब्बा है। एक डब्बे को मैं बोलता हूँ राइट वाला डब्बा और दूसरा लेफ्ट वाला डब्बा है। दोनों के बीच में रोप से कनेक्शन होता है, ठीक है? तो उस रोप में जो टेंशन है वो क्या करता है पता है? लेफ्ट वाले डब्बे को राइट की तरफ खींचता है, और जो राइट वाले डब्बा है उसको लेफ्ट की तरफ खींचता है। टेंशन यही करता है, देखो ऐसे। ये ट्रेन के दो डब्बे हैं, दिख रहे हैं क्या? बीच में से लिंक होती है कि ये Yes. जब ट्रेन चलती है ना, टेंशन ऐसे एक्ट होता है, देखो। लेफ्ट वाले डब्बे पे राइट की तरफ लगता है और राइट वाले डब्बे पे लेफ्ट की तरफ लगता है। ये टी कैलकुलेट करना है। तो अभी देखो टी कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले एक काम करेंगे, जो राइट वाला पोर्शन है ना,
इसका मास कितना लिया मैंने, m लिया ना, इसकी जो लेंथ है ना, लेंथ देखो, इसकी लेंथ होगी l माइनस एक्स मीटर। अब ये मत पूछना कैसे हुई, इसकी लेंथ होगी l माइनस एक्स। हाँ, अब सुनो, कितना मास कितना बोला मैंने, इसका स्मॉल m मास बोला, डिवाइडेड बाय इसकी लेंथ कितनी बताई मैंने, l माइनस एक्स। L minus. हाँ ये देखो, तो ये मास मैंने लिया, कुछ पर्टिकुलर पार्ट का मास लिया, डिवाइडेड बाय उस पार्ट की लेंथ से डिवाइड किया, तो ये क्या हुआ, बेसिकली मास डिवाइडेड बाय लेंथ हुआ ना। तो आपको शायद मालूम नहीं है, लेकिन इसको है ना लीनियर डेंसिटी बोलते हैं। मास अगर आप किसी भी चीज का ले रहे हो, डिवाइडेड बाय उसकी लेंथ, ये यूजुअली उन ऑब्जेक्ट्स के लिए किया जाता है, ध्यान से सुनो, ये मास अपॉन लेंथ यूजुअली उन ऑब्जेक्ट्स के लिए किया जाता है जिनको लेंथ होती है, जैसे स्ट्रिंग हो गया, रोप हो गई, या रॉड हो गई लंबी सी, या जैसे स्केल हो गई, जिनको लेंथ होती है ना, लंबी लेंथ होती है, उनके लिए ऐसे किया जाता है, मास अपॉन लेंथ उन ऑब्जेक्ट्स के लिए। अब इसको मैंने जैसे बोला, इसको लीनियर डेंसिटी कहते हैं, मास बाय लेंथ को। लेकिन ये है क्या है बेसिकली, लीनियर डेंसिटी क्या होती है कि इट विल गिव यू द आइडिया दैट हाउ मच इज अ मास प्रेजेंट इन 1 मीटर ऑफ द सब्सटेंस। जो भी आपका ये रॉड है, जो भी चीज है, ये इसके 1 मीटर में कितना मास है, मास प्रेजेंट पर लेंथ, वो है ना ये मतलब क्या है, इट इज मास प्रेजेंट पर मीटर, वो मिलेगा m बाय l करने से। अच्छा अभी देखो, पूरी रोप का अगर मैं मास ले लूं, पूरी रोप का मास ऐसा है, कैपिटल M है, और पूरी रोप का अगर मैं लेंथ ले लूं तो वो SL है, ये भी मास पर लेंथ है क्या, देखो तो। Yes. तो Yes. ये दोनों इक्वल होंगे, ये और ये आप इक्वल लेना है, क्योंकि देखो मास पर लेंथ, आप पूरी रोप लेके आप मास पर लेंथ निकालो, या छोटा सा पार्ट लेके मास पर लेंथ निकालो, वो सेम ही आना चाहिए, क्योंकि मास प्रेजेंट पर मीटर तो फिक्स है ना, इस रोप में 1 मीटर में कितना मास है वो तो फिक्स है ना, तो ये इक्वल लेना है आपको, ये ऐसे से समझ में आएंगी चीजें, इससे आपको स्मॉल m बहुत आसानी से मिल जाएगा, स्मॉल m विल बी m बाई l इंटू l माइनस एक्स, बराबर। Yes. स्मॉल m पता है क्या है, इस स्मॉल m इज द मास ऑफ दिस पोर्शन, ये वाला जो शेडेड पोर्शन है ना ये। अब आप बोलेंगे इसका मास क्यों निकाला, बताता हूँ। अब एक काम करो, ये जो स्मॉल पोर्शन है ये वाला, इसी को देखो प्लीज अच्छे से, कंसिडर दिस पोर्शन ना, यहाँ एक काम कर, इसको नाम दे देता हूँ, इसको नाम देता हूँ मैं AB। किसका आवाज है रे? अब एक काम करो, बस लास्ट स्टेप पे आ रहे हैं हम लोग, कंसिडर AB पोर्शन, ये जो AB पोर्शन है उसको कंसिडर करो, ठीक है। AB पोर्शन पे मैं ये एक फॉर्मूला लगा रहा हूँ, देखो, एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस पोर्शन इज इक्वल टू मास ऑफ दिस पोर्शन इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द पोर्शन। तो क्या आप मुझे बता सकता है कि AB पोर्शन पे कौन सा फोर्स लग रहा है जो उसको खींच रहा है, एक्सटर्नल फोर्स AB पे कितना लग रहा है? Tension. Tension. हाँ, AB पोर्शन पे कितना फोर्स लग रहा है, T लग रहा T force. T. है, F की जगह T आएगा। ये M मास ऑफ AB पोर्शन लूंगा ना मैं, वो ये है क्या, मास ऑफ AB पोर्शन, Yes. 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 और एक्सेलरेशन ऑफ द AB पोर्शन कितनी है, AB पोर्शन कितने F by- एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है? A. A. F upon A. F by M. S by M. A सिंबल तो तुम लोग ने लिया था ना, A सिंबल नहीं रखना, उसको F by M डालना पड़ेगा। तो देखो ये आई थिंक MM कट हो जाएगा मेरे ख्याल से, तो Yes. Yes. F by L माइनस एक्स, इससे कुछ हुआ? थोड़ा अगर उसको और सॉल्व करना चाहते हो तो टेंशन ऐसा आएगा, F इन द ब्रैकेट, ये L को L से डिवाइड करो, 1 माइनस एक्स बाई एल आएगा। ये है टेंशन की फॉर्मूला x डिस्टेंस पर समझा क्या? काफी अजीब क्वेश्चन था ना। सर वो m is upon l minus x is equals to m by l इक्वल कैसे हुआ? वापस बोलो। सर वो m by l इक्वल कैसे हुआ m upon l minus x से? ये दोनों यस वो देखो, m बाई एल करके ना, सपोज तुमने देखो ये देखो ध्यान से देखो, ये मास लिया, डिवाइडेड Yes. बाय इसकी लेंथ कर ली, तो मास पर मीटर मिलेगा, मतलब ये जो पूरी रोप है या ये जो AB पोर्शन है उसमें 1 मीटर में कितना मास है वो मिलेगा, यस ठीक है। अब अगर तुम पूरा रोप को लोगे, पूरी रोप का मास डिवाइडेड बाय पूरे रोप का लेंथ, पूरा ले लिया, पूरा मास और डिवाइड बाय Yes. पूरा, उससे भी मास ऑफ 1 मीटर ही मिलेगा, मास प्रेजेंट पर मीटर। अब तुम रोप में से निकालो मास पर मीटर, या पूरी रोप लेके या AB पोर्शन लेके, Same किसी से भी होगा। पर मीटर निकालो वो एक ही आएगा। हाँ समझा। ये देखो सिंपल है, मास पर मीटर तो सेम ही आएगा ना। चलो मैं इसका दूसरा Yes, एक yes. एग्जांपल देता हूँ, एक सिंपल एग्जांपल, तुम सुन लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये।
देखो एक बात, आपने गोल्ड चेन देखी होगी, सपोज कोई सोने की चेन है जो लोग गले में पहनते हैं, गोल्ड चेन को आपने ओपन करके सीधा कर दो तो वो भी एक वायर की तरह होती है कि नहीं, गोल्ड चेन भी। Yes, yes. Yes. देखो मेरे पास गोल्ड की चेन है, उसको मैंने ओपन करके सीधा कर दिया वायर की तरह। अब एक बात बताओ, अगर मैं पूरी चेन का मास निकालूं डिवाइडेड बाय पूरी चेन की लेंथ निकालूं, मास डिवाइड बाय लेंथ कर दूं, तो मुझे मास ऑफ द गोल्ड प्रेजेंट पर मीटर मिल जाएगा, मास पर मीटर में। Yes. लेकिन अब एक काम करो, पूरी चेन को है ना 3 पार्ट्स में कट कर दिया, पूरी चेन को 3 पार्ट्स में तोड़ दिया। अब उसमें से एक पार्ट मैंने उठाया, उस पार्ट को उठा के उसका मास डिवाइडेड बाय उसकी लेंथ कर दिया, तो भी मास पर लेंथ मिलेगा, लेकिन वो छोटे से पोर्शन का मिलेगा मास पर लेंथ, लेकिन सेम ही आएगा क्योंकि चेन उसी की बनी हुई है जिससे वो छोटा पोर्शन बना हुआ है, तो मास पर लेंथ सेम आता है। थोड़ा ध्यान में रखो Yes. इसको। स्टूडेंट समझे सबने? Yes. 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 देखो आज जो भी क्वेश्चन करेंगे ना, सबके सब थोड़े थोड़े अलग लगेंगे आपको, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो ये चीजें। लेकिन जब आप एमसीक्यू करोगे ना या कुछ भी एंट्रेंस का पढ़ोगे तो ये इजी लगेगा उस टाइम पे, फिर ठीक है, आपको सिखाया ऑलरेडी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एंट्रेंस में। हाँ जल्दी से नोट कर लो। हो गया? Yes, sir. ठीक है, इसमें देखो मैंने एक लास्ट एक पॉइंट और बता देता हूँ। मैंने कहा था कि अगर सपोज रोप मासलेस गिवन है तो क्या करना है। देखो होता क्या है कि यूजुअली जो हम लोग स्ट्रिंग्स लेते हैं, धागा वगैरह ले लिया किसी प्रॉब्लम में, या स्ट्रिंग ले लिया, रोप ले लिया, यूजुअली धागे का मास बहुत कम होता है ना, क्योंकि पतला होता है धागा, वैसे बहुत Yes. मोटा धागा तो नहीं हो सकता है, तो यूजुअली मास नेग्लिजिबल होता है। मास होता है हर चीज को, लेकिन नेग्लिजिबल होता है। अब होता क्या है कि अगर इस रोप का मास नेग्लेक्ट करें कि कुछ ज्यादा मास है नहीं, तो फिर ये जो एबी पोर्शन है, एबी पोर्शन का भी ज्यादा मास नहीं होगा, ठीक है, तो इसका भी मास नेग्लिजिबल होगा। तो इसको आगे खिसकाने के लिए, जिस चीज का मास ही जीरो होता है ना, अगर एबी पोर्शन का मास हम लोग जीरो ले लें, तो जिसका मास ही नहीं है ना, उसको आगे खिसकाने के लिए कोई फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। देखो इस फॉर्मूला ना एफ इक्वल एम ए, सोचो ये जो एबी पोर्शन है उसका एम ही जीरो है, और एम जीरो है तो एक्सेलरेशन लाने के लिए खास फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो होता क्या है कि अगर थोड़ा इतना याद रखो खाली, अगर रोप मासलेस दिया हुआ है ना, तो टेंशन किसी भी पॉइंट पे आप निकालोगे ना, टेंशन एट एनी पॉइंट वो सेम आएगा, और वो टी इक्वल एफ होगा। टेंशन है ना एफ के इक्वल होता है किसी भी पॉइंट पे, मतलब एवरी पॉइंट टेंशन विल बी सेम। लिख लो, मैं पॉइंट लिखवाता हूँ, लिख लो, ऐसे लिखो, इफ द रोप इज मासलेस, if the rope is massless, then tension at every point will be same. If the rope is massless, then tension at every point will be same. And it will be equal to F. And it will be equal to F. T और F इक्वल होंगे दोनों, अगर रोप मासलेस है तो। मासलेस रोप में ना हर जगह टेंशन सेम ही आएगा, लेकिन इस यहाँ पे प्रॉब्लम में जो रोप गिवन है उसको मास है, तो टेंशन हर पॉइंट पे अलग अलग आएगा। थोड़ा बस ध्यान में रखो इस चीज को, कोई प्रूफ करने को नहीं बोलेगा, वो सब समझा ये क्वेश्चन? हो गया सबका? ठीक, Yes, sir. हाँ ठीक है। तो अभी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो दो क्वेश्चन थोड़े मैंने हैवी लिए, अब अगला क्वेश्चन भी थोड़ा हैवी था, तो मैं उसको थोड़ा साइड में रख के थोड़ा सिंपल वाला पहले करा देता हूँ। ये क्वेश्चन देखो थोड़ा कंपैरेटिवली सिंपल है। क्वेश्चन पढ़ो, लिखो और डायग्राम बना दो उसका।
सो आई होप सबका हो गया ये। Yes, sir. अब देखो इसमें भी दो स्ट्रिंग्स हैं, ये 1 और 2 जो लिखा है वो दो स्ट्रिंग्स हैं, इन दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन ही निकालना है, ठीक है, लेकिन ये अलग सिचुएशन है। अब देखो ध्यान से डायग्राम को देखना। हाँ देखो सबसे पहले जो m है इसको डाउनवर्ड जो फोर्स लगेगा नीचे mg लगेगा। अगर मैं ऐसा मान लूं कि ये भी एक स्ट्रिंग है, देखो ये भी एक स्ट्रिंग ही है ना, इसमें ऐसे यहाँ पे टेंशन होगा, लेट्स से t, टेंशन दोनों तरफ से लगता है, ऐसे भी लगेगा। देखो जो ऊपर वाली पॉइंट है उसको नीचे खींचेगा और जो नीचे वाला ब्लॉक है उसको ऊपर खींचेगा। टेंशन दिख रहा है, टेंशन कैसे लग रहा है? Yes. ये जो टेंशन टी दिख रहा है वो हमको निकालना नहीं है एक्चुअली, क्योंकि ये 1 और 2 स्ट्रिंग में निकालना है, खाली 1 और 2 में। लेकिन चलो मैंने बना लिया। अब स्ट्रिंग 1 पे आते हैं। स्ट्रिंग 1 पे टेंशन ऐसे लगेगा एक्चुअली, और ये वॉल पे, जो वॉल है उस पे ऐसे लगेगा। देखो मुझे मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, सिर्फ T1 लिख दूंगा ऐसा। वो दूसरी वॉल पे जो लग रहा है मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। अब स्ट्रिंग 2 देखो, स्ट्रिंग 2 में टेंशन ऐसे बनेगा, उसको मैं नाम देता हूँ T2। इधर से ऐसे दिख रहा है। Yes. हाँ, तो ये इतने सारे टेंशन आ गए। देखो टोटल 6 जगह पे मैंने टेंशन लिखा है, ठीक है। तो ये सारे टेंशन तुम लोग भी बना लो डायग्राम में, या अलग से न्यू डायग्राम बनाओ तो भी चलेगा, बना लो ये टेंशन। अब इसमें से तुमको T1 T2 निकालना है क्या? T1 और T2। Yes, Yes. sir. हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। अभी बात ये जो ब्लॉक है, सबसे पहले ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं। ये ब्लॉक रेस्ट पे है क्या कि मोशन में, क्या लगता है? रेस्ट पे जैसे लटक रहा है ना, दोनों स्ट्रिंग को यूज करके वो हैंग हो रहा है, और क्या। तो इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो मैं बोलता हूँ हैंग हो रहा है। Yes. फिर हैंगिंग पोजीशन में ना, तो मतलब रेस्ट पे है वो। जो चीज हैंग हो रही है, लटक रही है, मतलब वो रेस्ट पे है। तो एक बात, Yes. अगर ये हैंगिंग है, रेस्ट पे है, तो टी और mg इक्वल होंगे क्या ये दोनों? yes Yes. टी मस्ट बी इक्वल mg, तभी एक Yes. दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, इसलिए वो रेस्ट पे है ना। टी देखो इक्वल टू mg। इसमें m 3 किलोग्राम का है शायद, m तो 3 किलोग्राम है, yes को 10 लेना को, G10 30. 10. g को 10 लिया ना मैंने। हाँ तो टोटल टेंशन 30 न्यूटन आ रहा है, दिख रहा है। Yes. देखो टी हमको मिल गया एटलीस्ट 30 न्यूटन, ठीक है। हाँ मेरे साथ आप लोग भी लिखते जाना प्लीज। हाँ अब वापस डायग्राम पे आते हैं। अब T1 T2 निकालना है। नीचे वाला जो T है, ये T दिख रहा है, ये मिल गया हमको 30 न्यूटन। T1 T2 निकालना बाकी है। अब कैसे करेंगे? देखो ये जो पॉइंट है ना, ध्यान से देखो, ये जहाँ पे तीनों स्ट्रिंग्स मिल रहे हैं, ये पॉइंट दिख रही है। yes ये पॉइंट पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं, T1 T2 और T, लेकिन ये पॉइंट रेस्ट पे है। ध्यान से इस पॉइंट को देखो, ये वाले, ये पॉइंट पे रेस्ट पे है। या इसको मैं बोल सकता हूँ वो Yes. इक्विलिब्रियम में है, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है। Yes. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे T1 को भी तुम दो पार्ट्स में रिजॉल्व करो, क्योंकि T1 थोड़ा टेढ़ा सा कंपोनेंट है, टेढ़ा है थोड़ा। T1 को देखो ऐसे दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। ये एंगल दिख रहा है, ये वाली एंगल, ये कितनी होगी मालूम है? 30 30. अल्टरनेट एंगल्स 30 होगी ना। तो ऊपर वाला जो कंपोनेंट ना, ऊपर वाला कंपोनेंट वो होगा T1 cos 30, और जो साइड वाला कंपोनेंट है वो होगा T1 sin 30। तो एक बात, अभी आपने बोला ये जो पॉइंट है, ये वापस ये पॉइंट को देखो जहाँ पे तीनों स्ट्रिंग मिल रहा है, ये पॉइंट रेस्ट पे है, ठीक है। तो अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स बैलेंस करेंगे ना। तो हाँ, तो ये आप कुछ लिखना मत, खाली बताते जाओ किसको किसके इक्वल ले सकता हूँ मैं, बोलो। T1 sin T1 is equal to T1 T is equal to T. T और mg के इक्वल। आई थिंक T आप बोल रहे हैं, 30 is आई equal थिंक to आप ये T. बोलना चाहते हो, listen, आई थिंक आप ये बोल रहे हो T1 cos 30 will be equal to Is T equals to T. Yes. yes sin 30 Yes. T1 sin sin 30 equals to T1 T2 sin 30 equals to T2। T2. Yes. yes हाँ बराबर है, लेकिन हाँ बराबर है, एकदम करेक्ट है। समझ भी गया आपको क्या किया मैंने, लेकिन इसको लिखना तरीके से पड़ता है। आप लिखो ऐसे, मैं बता दूं क्या लिखना है। ऐसे लिखो, since the block is in equilibrium, since the block is in equilibrium, ठीक है, ब्लॉक इक्विलिब्रियम में, तो देखो ऐसे लिखा जाता है। देखो ये सिंबल मालूम है, समेशन की सिंबल होती है, समेशन। net नहीं नेट नहीं, ये सिंबल ऑफ समेशन है, सम ऑफ ऑल एन टर्म्स। मैथ्स में कभी ऐसी सिंबल देखिए, समेशन बोलते हैं उसको, yes समेशन। summation Yes. Yes.
देखो ऐसे लिखा जाता है समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अगर कोई चीज इक्विलिब्रियम में है ना, इक्विलिब्रियम मतलब वो जिस भी स्टेट में है उसी स्टेट में कंटिन्यू है। सपोज कोई चीज ठहरी हुई है, जिस स्टेट में है उसी स्टेट में है, तो उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। वो चीज इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में कोई जो चीज होती है ना, उसके ऊपर नेट फोर्स 0 लगता है, तो कोई फोर्स नहीं होगा, तभी वो अपनी स्टेट में कंटिन्यू है। तो ये यहाँ पे ये हम लोग बोल सकते हैं, ये जो ब्लॉक है, ये जो पूरा सिस्टम है, वो इक्विलिब्रियम में है। तो सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। ये एक्स का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, वाई का मतलब वर्टिकल होता है। ऐसी नोटेशंस आपको बुक में मिलेंगी, तो बुक में देख के डर जाएंगे सर ये क्या सिंबल है, इसलिए मैं आज समझा रहा हूँ। ये एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल और एफ तो मतलब फोर्सेस होता है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हो गए। इसका मतलब है सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कितना हो गया, 0। 0. मतलब सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। तो देखो अगर तुमको एकदम प्रॉपर सिस्टमेटिकली लिखना है तो मैं बताऊं कैसे लिखना होगा। ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन कौन से हैं, एक तो T2 है और ये T1 sin 30 है, दिख रहा है, Yes. T2 और T1 sin 30, ठीक है। तो इसमें T2 क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, देखो T2 का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, T2 को प्लस में लेंगे। पर T1 sin 30 का जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना, इसलिए माइनस T1 sin 30। ये हो गया सम ऑफ ऑल फोर्सेस। कुछ फोर्सेस को पॉजिटिव लिया और ऑपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्सेस को नेगेटिव ले लिया। ये है सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, वो 0 होना चाहिए। तो उसको अगर माइनस वाले को उधर शिफ्ट करो तो बात तो वही हो गई ना कि T2 किसके इक्वल होगा, T1। Sin 30. 30. Sin ये 30. आपने डायरेक्ट मुझे बताया था, लेकिन लिखने का तरीका ऐसा होता है कभी कभी बुक्स में। ये ज्यादा सही तरीका है, क्योंकि अगर दो फोर्सेस हैं यहाँ पे, देखो ये आपने बोला कि T2 इज बैलेंस्ड बाय T1 sin 30, मतलब दो फोर्सेस हैं बैलेंस कर रहे हैं, तो ये ठीक है, आप सीधा लिख सकते हो। लेकिन अगर दो से ज्यादा फोर्सेस होंगे ना और वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, सपोज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 3-4 फोर्सेस हैं, तो फिर ये तरीका सही रहता है। कुछ फोर्सेस को पॉजिटिव लेना होता है और जो अपोजिट फोर्सेस हैं उनको क्या लेना होता है, नेगेटिव। Negative. सम ऑफ ऑल फोर्सेस कितना होता है, 0। 0. देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करो, sin 30 जो होता है 1/2 होता है ना, इसको Yes. ऐसे लिखना है कि T1/2 इज इक्वल टू T2, बराबर। हाँ, T1/2 इज T2। अब उसके बाद ये भी करेंगे, देखो समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस आर आल्सो 0, ये देखो ऐसे। y मतलब वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं उनका भी सम कितना हो गया, 0। अब आप में से कोई मुझे बताओ इसको प्रॉपर्ली लिखेंगे कैसे, वर्टिकल फोर्सेस कैसे लिखोगे। T1 cos 30 minus T equals to 0. Minus T. देखो T1 cos 30 माइनस T इक्वल टू 0। तो ये तो ऐसा हो गया, T1 cos 30 को मैं ऐसे लिखता हूँ, cos 30 √3/2 होता है, T1 into √3/2 इज इक्वल टू ये T ना। Yes. T तो आई थिंक ये देखो 30 था, 30. T को 30 डाल दो, 30 into 2 डिवाइडेड बाय √3। तो आप समझ सकते हो ये 20 √3 आएगा, आप कर लो, समझ में तो आ जाएगा, 20 √3 आएगा ये। T1 20 √3 आएगा। एक बार T1 मिल गया, देखो यहाँ पे दिख रहा है T1 डिवाइड बाय 2 करके क्या मिलेगा, T2 मिल जाएगा। मतलब 20 √3 डिवाइड बाय 10 root. T2 10 √3 है, दोनों फोर्सेस मिल गए। समझा क्या कैसे क्या, Yes. Yes. लिख लो। सर पूरा पेज दिखा ना सर। ओके, सर थर्ड सम दिखा ना सर। बेटा ये थर्ड सम ही है, इससे पहले वाला सम बोल रहे हो जो से पहले कराया था, ये नंबर सर में मत जाओ। के बाद जो सिखाया है वो सिखाओ ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गई। फोटो लेना है आपको, ये ये वाला बोल रहे हो। सर ये सेकंड है ना, इसके बाद नहीं किए। नहीं इसके बाद दूसरा नहीं किया, इसके बाद सीधा वही किया अभी जो कर रहे थे। हाँ सर तो वही है। करना है क्या नोट डाउन, ये नहीं वो लिखा है सर। ये भी हो गया। ठीक है, सबका हो गया, देखो
मंडे सोमवार। ओके ठीक है, कंप्लीट किया सबने? Yes, sir. Yes. हो गया सर। हो गया। चलो अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा सा हाँ अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखो रीड करने आ रहा है? Yes. ठीक है, लिख लो पूरा क्वेश्चन। बॉम्ब एक्सप्लोजन के ऊपर है। Done, sir. ओके ठीक है। हाँ तो क्वेश्चन अभी लिखा तो होगा हमने, अभी पढ़ भी लो एक बार। इसमें कुछ लिखा है, बॉम्ब है जिसका मास m है, सपोज उसको बोला है कि वो 2 पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है, लेकिन कहाँ पे ब्रेक हो रहा है? जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है। उसको प्रोजेक्टाइल की तरह थ्रो किया है क्या, u वेलोसिटी पे एट एंगल थीटा? Yes. कुछ प्रोजेक्टाइल हुआ ना ये, आपको याद है प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ा बहुत? Yes. यस sir. याद। Yes. रेंज था, टाइम ऑफ फ्लाइट था, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। Maximum height. मैक्सिमम है। हाँ Trajectory. यस यस, 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होता है वो सब। Yes. 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 Complementary angles. R max is equals to 4h max. बस चलेगा। हाँ, मतलब लगता है मुझसे भी ज्यादा मालूम है। चलो ठीक है, अच्छा है, ठीक है। अभी देखो ये डायग्राम देखो, ये u एंगल पे, मतलब सॉरी u वेलोसिटी से थ्रो किया थीटा एंगल पे, दिख रहा है? अब ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाके ऐसे गिरता है, यूजुअली ऐसे गिरना चाहिए, एक्सपेक्टेड है। ये सब हाईएस्ट पॉइंट है। ये मतलब हमने किसको फेंका? बॉम्ब को फेंका एक्चुअली ऐसे। तो बॉम्ब जब इधर पहुंचेगा हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे देखो बॉम्ब पहुंचा है। अब जिनको याद है हाईएस्ट पॉइंट पे, अगर आपको याद है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता है इस बॉडी के पास, वर्टिकल। वर्टिकल वेलोसिटी Yes. 0 रहता है। Vertical velocity 0. अब देखो स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे वापस आ जाओ। स्टार्टिंग वाली जो पॉइंट है, u को अगर तुम 2 पार्ट में रिजॉल्व करो तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos cos theta. थीटा होगा, Cos theta. और वर्टिकल कंपोनेंट होता है u sin U थीटा। sin theta. लेकिन हाईएस्ट पॉइंट तक आते आते क्या होता है, वर्टिकल वेलोसिटी U जीरो cos theta रहता है। ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से वेलोसिटी कम कम होती जाती है, वर्टिकल वेलोसिटी कम होती जाती है, हॉरिजॉन्टल नहीं। तो इधर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा अभी भी एज इट इज रहती है। इसलिए देखो ये हाईएस्ट पॉइंट है, फार्थेस्ट पॉइंट नहीं है। मतलब इससे इस पॉइंट के बाद ऊपर नहीं जाता है, लेकिन आगे जाना जारी रखता है इसके बाद भी बॉडी, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है बॉडी के पास, हॉरिजॉन्टल है u cos थीटा। तो अगर मैं इसका मोमेंटम लिखूं, u cos थीटा तो इसकी वेलोसिटी है, इसका मोमेंटम लिखूं तो mu cos थीटा हो गया बॉम्ब का मोमेंटम। यस। बॉम्ब का मास m है ना, उसकी वेलोसिटी u cos थीटा है, तो मोमेंटम हो गया mu cos थीटा I कैप। ठीक है, अलोंग x एक्सिस है, देखो इसकी वेलोसिटी और मोमेंटम। जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है ना, वही मोमेंटम का डायरेक्शन होता है। तो वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस है, u cos थीटा किस तरफ है? u cos थीटा का डायरेक्शन किस तरफ है? x एक्सिस। X axis. तो मोमेंटम का डायरेक्शन भी x एक्सिस पे होगा, इसलिए मैंने आई कैप लिखा है। अब ये जो बॉम्ब है ना, तो वो 2 पार्ट्स में टूट गया। दोनों मासेस जो 2 पार्ट्स बने ना, बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या होता है, दोनों मासेस इक्वल दिया जाता है कि दोनों पार्ट्स का मास इक्वल है, तो वो इजी हो जाता है। स्टूडेंट बोलते हैं कि सर एक का मास होगा m/2, दूसरे का भी m/2 होगा, बराबर ना। यहाँ पे थोड़ा मैंने कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए क्या बोला है कि मासेस इक्वल नहीं है,
मासेस कौन से रेशियो में है? 2:1। 2:1. स्टूडेंट उसमें भी अटक जाते हैं रेशियो में कि करना क्या है। देखो क्या करो, सपोज एक जो बॉम्ब है ना, जो एक पार्ट है ना, उसका मास आप 2x ले लो, 2x उसका मास है, दूसरे का मास x होगा। ये मास लिखा है मैंने 2x और x, तो टोटल मास कितना हो गया? 3x हो गया। 3x 3x. मासेस का रेशियो निकालो, 2x डिवाइडेड बाय x, तो रेशियो 2:1 नहीं आएगा क्या? Yes. yes क्या क्या हुआ? रेशियो 2:1 होना चाहिए ना, तो वो तो है। अच्छा, टोटल मास आपने मुझे बताया 2x प्लस x, टोटल मास कितना हो गया? 3x। 3x. 3x इक्वल टू m होगा ना, मास ऑफ बॉम्ब भी निकलेगा ना, तो x इज इक्वल टू m/3। ठीक है, तो एक x की वैल्यू m/3 मिल गई। तो देखो एक जो पार्ट है उसका मास x है, दूसरे का मास 2x है। मास x की वैल्यू कितनी है? m/3। मतलब जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का जो मास है वो m/3 है, और सेकंड पार्ट है उसका मास है 2x दिया ना, 2x मतलब 2m/3। 2m/3 हाँ, तो ये भी इजी है, डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते थे लेकिन बिना x को यूज किए, लेकिन स्टूडेंट अटकते हैं उसमें, किसी नहीं आता है, तो मैंने इसलिए मेथड से करा दिया। एक का मास m/3 होगा, दूसरे का 2/3 ऑफ m होगा, 1/3 और 2/3। पहले एक काम करो, यहाँ तक तो कर लो, पहले जो भी लिखा हुआ है लिख लो यहाँ तक। done डायग्राम में जो है कर लो बेटा। ठीक है, हो गया। yes अब देखो, अभी मेन चीज आने वाली है इसमें से। ठीक है, हो गया ना सबका? देखो मेन चीज आ रही है। देखो अभी ये सपोज इनिशियल जो बॉम्ब था वो है, इसका जो मोमेंटम था वो था ये mu cos थीटा i कैप, मोमेंटम है। अब ये दो पार्ट्स में फट गया, ये एक पार्ट है और सपोज ये दूसरा पार्ट है। अब इसमें से क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ो, लिखा है कि जो हैवियर पार्ट है, हैवियर पार्ट ये होगा 2/3m वाला ना। Yes. कहाँ जा रहा है? वर्टिकली ऊपर जा रहा है विद वेलोसिटी u/2, ऐसा कुछ लिखा है। ये देखो, एक्सप्लोजन के बाद ये जो बड़ा सा पार्ट है जिसका मास है 2/3 ऑफ m, 2/3 ऑफ m, 2/3 ऑफ m, वो ऊपर जा रहा है देखो वर्टिकली विद वेलोसिटी u/2। अगर क्योंकि ऊपर जा रहा है तो मैं u/2 j कैप लिख सकता हूँ ना। Yes. yes इसका मोमेंटम कितना होगा? इसका मोमेंटम ये होगा क्या? 2/3m 2/3m by 2j, u/2j वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर लेना। अच्छा, m/3u. हाँ वो हो जाएगा इजीली। अब लाइटर पार्ट पे आ जाओ, ये सब लाइटर वाला ये है, ये लाइटर वाला पार्ट है। इसका मास तो हमको ये दिया हुआ है m/3 दिया हुआ है। अब रियली मुझे नहीं मालूम है कि ये कहाँ जाएगा, कुछ फाइंड आउट नहीं किया है। सपोज ऐसे जो लाइटर पार्ट है वो ऐसे जा रहा है विथ वेलोसिटी v बार, दिख रहा है? तो ये v बार ही कैलकुलेट करना है क्या हमको, वेलोसिटी ऑफ लाइटर पार्टिकल। Yes. तो कैसे होगा ध्यान से देखो, तो वी विल डू दिस बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो जब बॉम्ब एक्सप्लोड होता है ना, तो इमेजिन करो कि जब भी बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो बॉम्ब पे कोई एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वो एक्सप्लोड नहीं होता है, इंटरनल फोर्स। Internal force. बताया ये पहले भी। तो Yes. बॉम्ब के एक्सप्लोजन में आप हमेशा ऐसा कर सकते हो, टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन। ठीक है, तो देखो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फटने से पहले मोमेंटम कितना था? ये था क्या? mu cos थीटा। Yes. देखो मैं लिख रहा हूँ, ये देखो mu cos थीटा i क्या वेक्टर फॉर्म में लिखा है। देखो अगर आप हर चीज वेक्टर फॉर्म में करोगे ना, अगर आप सीख गए कि वेक्टर से कैसे डील करते हैं, बहुत अच्छा होगा, सब चीजें आराम से मिल जाती है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सब मिल जाता है। फिर तुम्हारी मर्जी होती है तुमको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए कि डायरेक्शन। वेक्टर में करना सीखो। कोई स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको खाली mu cos थीटा लिख के आते हैं और बोलते हैं सर राइट है ना। mu cos थीटा लिख सकते हो कहीं कहीं पे, लेकिन यहाँ पे सबसे सही तरीका है वेक्टर के तरीके से लिखना, ये सही है ज्यादा। ठीक है, अच्छा दूसरा जो ये पार्ट है, जो हैवियर पार्ट था, उसका मोमेंटम मैं लिख रहा हूँ, ये देखो 2/3m इंटू u/2 j कैप, ये ना। और हाँ, और बाकी लास्ट जो पार्ट बचा है उसका मोमेंटम लिख दो। लास्ट जो पार्ट है उसका मोमेंटम है m/3, उसका मास है, और m/3 की वेलोसिटी कितनी है? v बार है ना। V bar. ये देखो अभी जो लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है ना, ये है मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन,
राइट साइड पे जो तुमको दिख रहा है वो है मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन, दोनों इक्वल। ये जो चीज है बहुत सिंपल है, ये स्टूडेंट ये भी नहीं कर पाते हैं बहुत बार। देखो ये 2 कैंसिल। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पे एटलीस्ट m/3 कॉमन है। इन द ब्रैकेट u j कैप प्लस v बार, आराम से करने का। राइट साइड पे mu cos थीटा i कैप। एक बार दोनों साइड से mm कट हो जाएगा क्या? Yes. Yes. अब ये 3 को पास करो, आपको आएगा 3u cos थीटा i कैप, और फिर इधर तुमको v बार निकालना है ना, तो v बार रखो, u j कैप को उधर शिफ्ट करो, माइनस u j कैप। दिख रहा है? देखो ये वेलोसिटी मिल गई। अब आप बोलेंगे ये क्या वेलोसिटी मिली है? ये i कैप और j कैप दिख रहा है, ये दोनों वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं। Yes. वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है ना, वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है वो है 3 cos थीटा, 3u cos थीटा, और वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है वो है माइनस u j कैप। ये वेलोसिटी के साथ है ना, जो लाइटर पार्टिकल है वो उड़ेगा। समझा क्या? Yes, sir. Yes. 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 मैंने क्या सिंबल्स के फॉर्म में करा है, u और थीटा की वैल्यू मैंने नहीं दी है। एग्जाम में यूजुअली ये होता है u और थीटा की वैल्यू गिवन होगी, तो इधर डालने पे प्रॉपर v आ जाएगा फिर। लेकिन हम लोग जनरल फॉर्मूलाज बना रहे हैं आज, ठीक है? सर एग्जाम में डायरेक्ट पुट क्या चलेगा? हाँ, किसमें क्या किया? सर डायरेक्ट पुट किया तो एग्जाम में यही फॉर्मूला से। डायरेक्ट किया? क्या किया? सर बोल रहा है Yes. वो मतलब कि इस ये एग्जाम formula का सर देखो एग्जाम में ना मैंने formula- बोला कि एग्जाम में ना u और थीटा की वैल्यू गिवन होगी, मैंने ऐसा बोला। नहीं, वो बोल रहा है कि डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज किया तो चलेगा क्या एग्जाम में? देखो अगर क्वेश्चन में जो आपको क्वेश्चन है उसमें अगर ऐसा ही बोला है कि जो मास है वो 2 पार्ट्स में फट गया, एक 2:1 का रेशो है, वर्टिकल हाईवे पार्ट वर्टिकली ऊपर गया, ये सब सेम चीजें हैं तो यूज करो। लेकिन अगर एग्जाम में Yes, थोड़ा yes. भी उन्होंने बदल दिया, बोला कि दोनों मास 2:1 रेशो में नहीं है, दोनों मास 2:3 रेशो में है, तो करोगे ये फॉर्मूला? नहीं नहीं। No. नहीं होता है। तुमको ऐसे फॉर्मूलाज मगअप करना नहीं सीखो, कभी कभी होंगी फॉर्मूलाज मगअप करनी, वो मैं बता दूंगा एंट्रेंस में, लेकिन यूजुअली आपको ना प्रोसीजर सीखना है कि कैसे करते हैं, कैसे पहुंचते हैं, वो करो ज्यादा। हो गया ये देखो। Yes, sir. तो आज देखो इतने न्यूमेरिकल्स हुए, मैं एक ज्यादा एक्सपेक्ट करता कि एक और करेंगे। मैं एक क्वेश्चन बचा हुआ है स्टूडेंट, मैं होमवर्क दे दूं, आप करोगे घर से क्या Yes. करके? Yes, sir. Yes. घर पे तो वैसे भी ना यस सर, करते हैं। यस